इम्पल्स किया था, इम्पल्स के बाद हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम लास्ट टॉपिक था, है ना। आज जो कराने, हाँ आज जो कराने जा रहा हूँ आसान ही है, ठीक है भैया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है भैया सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। ये प्रूफ कीजिए कि भैया जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है। क्यों रियल है भैया, सुन लीजिए। सेकंड लॉ रियल होने की वजह क्या है भैया, कि बिकॉज इट कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर दोनों ही लॉ होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रियल लॉ कहते हैं। तो बिकॉज इट कंसिस्ट विद, बिकॉज इट कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों ही होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रियल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल लॉ। फर्स्ट और थर्ड लॉ होने की वजह से इसको रियल कहते हैं। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ इन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अंदर आपको फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है। तो देखिए ये बड़ा आसान तरीका है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कहता है भैया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मैंने एक छोटी सी कंडीशन दी, इफ फोर्स इक्वल्स टू में जीरो। मैंने क्या कर दिया, ये सेकंड लॉ था, इसमें क्या कर दिया, फोर्स जीरो कर दिया। अच्छा फोर्स जीरो है तो किन वजह से फोर्स आता है, मास और एक्सेलरेशन की वजह से आता है। और अगर फोर्स जीरो कर दिया तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बट m इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, नहीं यार ये नहीं है, ठीक है। फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एम ए इज नॉट इक्वल जीरो, तो बट क्या होगा, ए इक्वल जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कोई किसी स्कूटर को चला रहे हो आप, उसमें एक्सेलरेटर नहीं दे रहे, तो क्या होगा, एक ही स्पीड से क्या होगी, भागती जाएगी। रुकी है तो रुकी रहेगी, फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी एक ही वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि भैया बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही। वही तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो देन बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज, अगर आपने फोर्स को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है भैया, कांस्टेंट है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यही है, जीरो है तो जीरो रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। प्रूफ हो गया भैया। सेकंड लॉ लिया था, एक कंडीशन रखी, क्या आ गया भैया, फर्स्ट लॉ आ गया, ठीक भैया। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, ध्यान दीजिए भैया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ। तो भैया मैंने क्या किया, दो बॉडी ली, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, है ना, दोनों आपस में टकराई। इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1 और इस बॉडी ने इसके ऊपर, इसमें बॉडी ने इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F2 और इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F1, है ना। जब टकराती है दो बॉडी तो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो आते भैया अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो F1 होगा, F1 फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स होता है क्या है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, यही तो होता है, ये फोर्स होता है। सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू में फोर्स होता है। तो अच्छा F1 किसके बराबर होगा, डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा T। F1 तो यही होगा ना, पहली बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड F2 क्या होगा, डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा P1 डेल्टा T, डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने क्या किया कि F1 प्लस F2 1 बाय में डेल्टा T, दोनों में से क्या किया, वन ले लिया, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। ये क्या है भैया, टोटल चेंज इन मोमेंटम। देखिए टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अगर आप 9th क्लास पे जाओ, थोड़ा 9th क्लास को याद करो, तो 9th क्लास में एक टॉपिक था, ठीक है भैया, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है, कुछ दिमाग में जोड़ना। तो कहता है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या, कहता है भैया अगर हम बाहर से किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो एक बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, इनिशियल बराबर में फाइनल।
इनिशियल बराबर में, या एक स्टेटमेंट इसकी और थी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बराबर में प्लस टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बराबर में 0। पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज क्या होगा, 0 होता है। देखिए भैया मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, ये दो बॉडी है, दोनों बॉडी चल रही है, ठीक है। अच्छा देखिए एक बात बता दोनों में, अगर दो बॉडी चलती है और आपस में टकराती हैं, तो टकराने की वजह से एक का मोमेंटम बढ़ता है, एक का मोमेंटम क्या होता है भैया, घटता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, दोनों चल रही है एक ही डायरेक्शन में। मैंने बोला इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे से, टकराएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आपको पता दोनों की मोशन कहाँ हो रही है, इधर की तरफ हो रही है। इसकी भी मोशन यहाँ पे हो रही है, इसकी भी मोशन यहाँ पे हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसकी मोशन के क्या हो रहा है, अगेंस्ट लग रहा है। अगर मोशन के अगेंस्ट में लगता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, और इसकी मोशन के साथ में लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका जितना मोमेंटम, पहली वाली का जितना मोमेंटम कम होगा, दूसरी वाली का उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इसका 5 मोमेंटम है, इसका 6 मोमेंटम है, ठीक है भैया। अभी क्या हुआ, टक्कर हुआ, इसका 6 हो गया, अब इसका क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर मैं पहली वाली का पहले कितना था, 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया, तो चेंज कितना आया, +1 का आया। क्या आया, अब दूसरी वाली का पहले क्या था, 6 था, 5 था, 6 था, अभी क्या हो गया, 5 हो गया, तो चेंज कितना आया, -1 का। तो +1 -1 कुल चेंज क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है भैया। तो यही ध्यान रखना है कि भैया टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी और टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी का जो सम होता है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अभी मैं प्रूफ कराऊंगा इस चीज को, ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम, एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका 0 रहता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो डेल्टा P1 यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी जो कि +1 आया था, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी जो कि क्या था, -1 आया था, क्या आएगा भैया, 0 आएगा। सो F1 + F2 बराबर में, ठीक है भैया, 1 में डेल्टा T, और ये क्या था, 0, तो F1 इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ F2। ये हो गया भैया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भैया जो करा रहा हूँ वही आएगा, कुछ नहीं आता बाहर से कुछ भी, समय पर। हाँ ठीक है भैया, ये हो गया, ये हो गया। हमने फर्स्ट लॉ भी प्रूफ कर दिया सेकंड लॉ के अंदर, और सेकंड लॉ के अंदर सेकंड लॉ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, थर्ड लॉ प्रूफ कर दिया। यहाँ पे सेकंड लॉ स्टार्ट किया था, यहाँ पे फर्स्ट लॉ प्रूफ किया था, ठीक है। अब आते हैं अगला वाला टॉपिक है, यही प्रूफ करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि एक बार अब भी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है भैया। और ये जब भी वैलिड रहता है जब आप किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम is equals to total final momentum of a system, of a same system, of a same सिस्टम। कह रहा भैया ये स्टेटमेंट क्या कहती है भैया, कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक सिस्टम का जितना इनिशियली मोमेंटम रहेगा उतना ही क्या होगा, फाइनल भी रहेगा। सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए और बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है भैया। एग्जांपल अभी इसकी दूसरी स्टेटमेंट है कि पहली बॉडी का कुल चेंज इन मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का कुल चेंज इन मोमेंटम बराबर में क्या आता है भैया, 0 आता है। क्या आता है भैया, कब, जब फोर्स नहीं लग रहा है। अभी बताया था एग्जांपल के तौर पर, मैं दोबारा से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि दो ब्लॉक जा रहे हैं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है भैया, v2 है, और मैंने बोला v1 क्या है भैया, v1 v2 से क्या है, ज्यादा है, तो पीछे वाली बॉल क्या होगी, टकराएगी, दोनों टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। हम देख रहे हैं दोनों की मोशन क्या हो रही है, इधर हो रही है। तो जब आप देख रहे हैं इसकी मोशन इधर हो रही है, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, पहली वाली बॉल के ऊपर, पहली वाली बॉल की मोशन राइट साइड में हो रही है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसका मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन दूसरी वाली की मोशन इधर हो रही है, फोर्स भी इधर लगा है, तो उसकी वेलोसिटी होगी, इंक्रीज होगी, मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है भैया। तो अब देखिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो अब क्या होगा, कम वेलोसिटी से मूव करेगा, और जिसकी वेलोसिटी कम थी वो क्या होगा, ज्यादा वेलोसिटी। यहाँ पर v2 डैश क्या होगा, v1 डैश से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भैया।
तो आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हुआ, पहले इसका मोमेंटम P1 क्या था, P2 से ज्यादा था, अब क्या हुआ, P2 P1 से ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि इनिशियल P1 प्लस P2 और बाद का P1 डैश प्लस P2 डैश, ये डैश लगा दो, ठीक है, ताकि पता लग जाए। हमेशा क्या होंगे भैया, सम क्या आएगा, बराबर आएगा। मान लीजिए ये क्या है, इसके पास मोमेंटम क्या 5 था, इसके पास क्या था 6 था, क्या हो गया कुल मोमेंटम 11। अभी इसके पास क्या होगा 5 हो जाएगा और दूसरी वाली के पास क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है भैया, ये हो गया। और दूसरे अगर मैं चेंज की टर्म में लिखूं तो इसका कितना था 5 था, बाद में इसका कितना था 6 था, बाद में कितना हो गया टक्कर के बाद 5 हो गया, चेंज कितना आया 1 आया। इसका कितना था पहले 5 था, अब कितना हो गया, तो इसका क्या आएगा माइनस, समझ गया, जो भी है 1 प्लस 1 माइनस में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा नेट चेंज क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को, ठीक है भैया, वही है। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ एलसीएम, एलसीएम बाय थर्ड लॉ, थर्ड लॉ से हम एलसीएम को प्रूफ करेंगे, ठीक है भैया। तो हम जानते भैया दो बॉडी टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता भैया, F1 इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, नेगेटिव ऑफ F2, यही तो होता है थर्ड लॉ। फोर्स इक्वल्स टू में पहली बॉडी पे फोर्स बराबर दूसरी बॉडी का फोर्स, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस का। अच्छा F1 को क्या लिखते हो, डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा टी, यही तो लिखते हो। F1 क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट बॉडी, और F2 क्या होगा, डेल्टा P2 अपॉन में। और बता दूं दोनों में सेम टाइम लगा रखा है, इसलिए क्योंकि टाइम क्या होता है दोनों के लिए सेम ही होता है। कोलिजन हुआ 2 सेकंड इसके लिए था, तो इसके लिए क्या होगा 2 सेकंड होगा। दोनों साइड से डेल्टा टी क्या करो, कैंसिल कर दो, क्या होगा डेल्टा P1 बराबर में नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2, तो क्या हुआ डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, क्या आ गया भैया 0 आ गया। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है। अगर इसको आप डिटेल में लिखो, ठीक है भैया, डिटेल में लिखो तो क्या होगा, डेल्टा P1 को क्या लिखोगे, P, ये क्या है पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज, क्या है भैया, और ये क्या है दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज, तो इसको क्या लिखते हैं भैया, पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज क्या होगा, पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम और पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा P1 क्या होगा, पहली बॉडी का फाइनल माइनस पहली बॉडी का इनिशियल, और डेल्टा P2 क्या होगा, दूसरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, बराबर में क्या हो गया 0। इसकी वैल्यू ये लिख दी, इसकी वैल्यू ये लिख दी। अब इनिशियल वालों को एक साइड में लिख दो, इनिशियल फर्स्ट और इनिशियल सेकंड बराबर में उधर की साइड ले आओगे तो फाइनल फर्स्ट प्लस फाइनल सेकंड आ गया दोनों साइड का। या तो आप लिख दो चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट प्लस चेंज इन मोमेंटम बराबर में 0, या फिर टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेम सिस्टम, ठीक है भैया, ये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कर लो। आगे बढ़ रहा हूँ भैया, बर हैंड दे मत करे मिटाओ, चलो ठीक है। देखिए भैया सुनिए, ओए तो कह रहा भैया देखिए, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ बाय एलसीएम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपको थर्ड लॉ प्रूफ करना है, ये भी आता कई बार। तो हम जानते भैया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F1 बराबर में नेगेटिव ऑफ F2, यही तो होता है। अच्छा F1 को क्या लिखोगे, डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा टी, और F2 को क्या लिखोगे, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, इधर देख, तो डेल्टा P1 प्लस, भाई ये तो क्या हुआ थर्ड, मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से थर्ड लॉ प्रूफ करना है ना, तो मैं थर्ड दोबारा प्रूफ करूंगा, ठीक है। हाँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 क्या होता है भैया 0 इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यही था। हमने क्या किया, डेल्टा P1 नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2, दोनों साइड में मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, ये क्या हुआ F1 वेक्टर और ये क्या हुआ नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर, प्रूव हो गया ना भैया, थर्ड लॉ खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आता है भैया इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सारे आपने पहले भी एप्लीकेशन देख रखी है, ठीक है।
अभी यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन की बात करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो पहली एप्लीकेशन है भैया रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता भैया, देखिए अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता क्या था भैया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या भैया 0 है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, है ना। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, यही तो होता है। अच्छा हमने क्या किया भैया, मान लीजिए पहली एप्लीकेशन करने हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है और चीजें आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है भैया। देखिए रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है कि जब आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जब कोई बंदा गन चलाता है तो बुलेट निकलने के बाद गन क्या होती है, थोड़ी पीछे आती है। तोप से गोला निकलते हुए देखा होगा तो तोप जब गोला आगे आता है तो तोप क्या होती है, थोड़ी पीछे आती है ना। तो उसे कहता है रिकॉइल करना, रिकॉइलिंग। और जिस वेलोसिटी से रिकॉइल करता है वही क्या कहलाती है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी है। नहीं ऐसा नहीं होता, सेम मोमेंटम होता है, वेलोसिटी सेम नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए अभी पता लग जाएगा आपको क्या है, ठीक है भैया। रिकॉइलिंग वेलोसिटी में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक गन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है भैया। ये गन है आपकी, ठीक है भैया, ये गन है, इसका मास क्या, कैपिटल एम है। इसका मास, बुलेट का मास क्या, स्मॉल है ना। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन, और स्मॉल एम क्या भैया, मास ऑफ बुलेट का मास है, ठीक है भैया। अब देखिए जब आप फायर कर दोगे इसे, बिफोर फायरिंग है क्या भैया, बिफोर फायरिंग करने से पहले पूरा सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। क्या था, तो जब अगर कोई चीज रेस्ट में होती है तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, कोई भी मोमेंटम नहीं रहेगा। जो चीज रेस्ट में तो उसका क्या ही मोमेंटम होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग, ठीक है भैया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वी आर क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, और वी भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी है, ठीक है। तब देखिए भैया फायरिंग करने के बाद आपको पता है गन क्या होती है, पीछे आती है, पीछे की तरफ, है ना, कैपिटल है। और कितनी वेलोसिटी से आ रही है, तो वी आर वेलोसिटी से आ रही है ना। और जो बुलेट है वो कितनी वेलोसिटी आ रही है, तो वी भी वेलोसिटी से आ रही है। अगर मैं फाइनल मोमेंटम देखूंगा तो क्या होगा, इसका मास इंटू में इसकी वेलोसिटी, और इसका मास इंटू में इसकी वेलोसिटी, वी भी नॉट नहीं है, बुलेट है, ठीक है भैया। तो हमें पता भैया यहाँ पर कोई बाहर से फोर्स तो नहीं है ना, सब कोई फोर्स बाहर से नहीं है, जो भी है यही सिस्टम का है। तो भैया आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था, 0 था, और बाद में क्या हो गया भैया, एम वी आर प्लस एम वी बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको इधर की साइड ले, तो क्या होगा, एम वी आर नेगेटिव ऑफ एम वी बी। तो वी आर क्या हो गया, रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, माइनस एम कैपिटल एम, और इनटू में क्या होगा, वी बी हो गया। क्या हो गया भैया, ये वाली टर्म हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्या होती है, पता क्यों, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मास का रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो नेगेटिव आया ना, वो ये बता रहा है कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो नेगेटिव दिखा रहा है कि वी आर अपोजिट टू वी बी, यानी बुलेट की वेलोसिटी से वी आर क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है भैया। तो यहां से आप रिकॉइलिंग वेलोसिटी को या फिर किसी भी चीज को आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 4 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी और आप किसी भी चीज को वैल्यू को निकाल सकते हो। यहाँ पर एक चीज है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है आपका, ठीक है भैया, नोट में बहुत मेन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो हम जानते हैं भैया किसी भी चीज का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, 0, है ना। तो भैया मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। ये भी क्या हो गया भैया, कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में मास,
तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रहा है भैया, मास आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। देखिए आपने देखा तोप इतनी भारी, उसका टैंक भारी क्यों होता है इतना, पता है आपको? रीजन होता है क्योंकि जब तोप का गोला निकलता है ना, उसका काफी ज्यादा मोमेंटम होता है, और उतना ही मोमेंटम क्या होगा, तोप का भी होगा। अब दोनों का मोमेंटम क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है लेकिन अपोजिट होता है फायरिंग करने के बाद। तो फायरिंग करने के बाद जितना तोप का मोमेंट, गोले का मोमेंटम होता है, उतना ही क्या होता है, तोप का भी मोमेंटम होता है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, तोप के मास को बहुत कम कर दे, टैंक के मास को बहुत कम कर दे, तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्सली है। इसलिए हम टैंक को इतना भारी बनाते हैं ताकि रिकॉइल कम करे, फिर भी हिल जाता है, बुरी तरह हिल जाता है। जब गोला निकलता है तो पूरी तोप ऐसे हिल जाती है, आगे पीछे लगती है। यही रीजन है क्योंकि उसका मास क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, और रिकॉइल वो कम करे, इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, तोप के जो टैंकर होता है, टैंक होता है, उसका काफी भारी बनाते हैं, काफी हैवी बनाते हैं, 20-30 टन का होता है कम से कम वो। ठीक है, देखिए अब बात करते हो, अगर मान लीजिए साइकिल से आपने तोप का गोला छोड़ा तो क्या होगा, तो साइकिल से छोड़ोगे तो भैया आपको पता है जितना तोप के गोले का मोमेंटम रहेगा उतना पूरी साइकिल का रहेगा, लेकिन साइकिल का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा। तोप का गोला जितना आगे जाएगा उतना ही साइकिल क्या आएगी, पीछे आएगी। ठीक है भैया, तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं भैया, हमेशा जिससे गोला फायर करते हैं उसको हमेशा हैवी रखते हैं। ठीक है भैया, रिकॉइल लॉस कंजर्वेशन मोमेंटम से। एक और एग्जांपल इसका दे रहा हूँ भैया, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं ना, वो गन को जब भी चलाते हो तो आपने देखो कंधे से सटा के चलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गोली निकलती है उसका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, उसका मोमेंटम भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा रेंज होती है उसकी। तो जितना गोली का मोमेंटम होगा उतना क्या होगा, गन का मोमेंटम होगा। अगर हम गन दूर करके चलाएंगे ना तो गन का मास क्या रहेगा, कम रहेगा उस केस में, और जब गन का मास कम रहेगा तो रिकॉइल क्या करेगी, गन ज्यादा करेगी, जिसकी वजह से ताना वाना जो होगा, जहाँ पे टारगेट होगा उससे ताना क्या होगा, सही से लग नहीं पाएगा, और चोट भी लग सकती है सोल्जर को। तो इसलिए क्या करता है, वो पूरा सटा लेता है अपनी बंदूक को कंधे पे। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि उसका बॉडी का मास और गन का मास क्या होता है, एक हो जाता है, जिससे मास क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है, और मास ज्यादा हो जाएगा तो रिकॉइल क्या करेगी, गन कम करेगी। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखना है भैया, टू अवॉइड दी टू if we want to decrease the value of recoiling velocity, then we have to increase the mass of body। बोले तो टैंकर वैंकर जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। हाँ, सबके साथ ऐसे ही होता है भैया, लेकिन मिसाइल जहां से लॉन्च होती है ना, वो जमीन होती है, और जमीन का मास तो, हाँ तो वो तो चलता रहता है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाता होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जो जेट से निकलती है ना मिसाइल, वो फायर नहीं होती कभी भी, वो छोड़ी आती है जस्ट वो। ठीक है, ये है क्या, ठीक है भैया। ठीक है, तो इतना ही पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था। हाँ, लिखने दिया था ना उनके में, टाइम हो गया था पूरा, और 3 बैच की पूछ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकता हूँ मैं, इतना ही था। कितनी देर में हो गए ये, बस उड़ा है, फास्ट कहा था, स्लोली बताया मैंने तो, काफी जल्दी बताया, लेकिन आसान था ना काफी, आसान था नहीं, मैंने बना दिया आसान। हो गया भाई, मिलते हैं भाई अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, 7 बजे पढ़ाएंगे।